दिस इज एस वीडियोस, जहां हर स्टोरी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है, जहां एंटरटेनमेंट मिलता है इमोशन से और हर वीडियो बनाती है एक यादगार सफर। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी। वेलकम टू एस वीडियोस। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। वीडियो में इस्तेमाल की गई सारी मटेरियल्स, इमेजेस और ऑडियो उनके रिस्पेक्टिव ओनर्स के अधिकार में हैं। हम किसी भी कॉपीराइटेड कंटेंट को क्लेम नहीं करते। नैना के साथ हुए उस मुकाबले के बाद सनी का शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन उसका दिमाग बिजली की रफ्तार से दौड़ रहा था। वो अपने कमरे, जो असल में गेटवे सिटी की एक बैरक थी, में लेटा हुआ था। बाहर रात का सन्नाटा था, लेकिन सनी के अंदर शोर था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने सोल सी यानी रूहानी समंदर में उतर गया। मेरा रूहानी समंदर शांत था। काला पानी धीरे धीरे हिल रहा था। मेरा शैडो कोर अब थोड़ा बड़ा लग रहा था, शायद उन 5 कुत्तों के सोल शार्ट्स की वजह से। लेकिन मेरा ध्यान मेरी परछाई पर था। वो पानी की सतह पर खड़ी थी और वो प्रैक्टिस कर रही थी। वो वही मूव्स दोहरा रही थी जो नैना में आज मुझसे लड़ते वक्त इस्तेमाल किए थे। उसका फुटवर्क, उसकी तलवार चलाने का तरीका, उसका झुकना, सब कुछ हूबहू नैना जैसा था। तो क्या कर रही है? मैंने पूछा। परछाई रुकी। उसने मेरी तरफ देखा बिना आंखों के, और फिर उसने एक इशारा किया। उसने मेरा रूप लिया और फिर नैना का रूप लिया और फिर दोनों को मिला दिया। मेरे दिमाग में एक झटका लगा। एस्पेक्ट लेगेसी, शैडो डांस, पहला चरण, नकल, इमिटेशन, प्रगति 1%। मुझे समझ आ गया, मेरी ताकत सिर्फ परछाइयों को कंट्रोल करना नहीं है। मेरी ताकत है परछाई बनना। एक परछाई का अपना कोई आकार नहीं होता, वो अपने मालिक के आकार में ढल जाती है। अगर मैं अपने दुश्मन को समझ लूं, उसकी नकल कर लूं, तो मैं उसकी ताकत को अपना सकता हूं। वाह, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब मैं कॉपी कैट हूं? बढ़िया। चोरी करना तो मेरा पुराना पेशा है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही नैना ने मुझे जगा दिया। तैयार हो जाओ, उसने कहा, हम बाहर जा रहे हैं। फिर से? मैंने उबासी लेते हुए कहा, अभी तो मैं जिंदा लौट कर आया हूं, थोड़ा आराम। आराम का मतलब है मौत, नैना ने अपनी तलवार कसते हुए कहा। काशवी भी साथ आ रही है। हमें सोल शार्ट्स चाहिए और हमें यह पता लगाना है कि इस शहर के बाहर असल में है क्या। मैं मना कर सकता था, लेकिन मुझे भी सोल शार्ट्स चाहिए थे। मुझे ताकत चाहिए थी। ठीक है, मैंने अपना बैकपैक उठाया। लेकिन अगर हम मरे तो मैं तुम्हारी कब्र पर, मैंने पहले ही कहा था, लिखवाऊंगा। हम 3 लोग शहर के मुख्य द्वार पर मिले, मैं, नैना और काशवी। काशवी ने एक नया हथियार लिया था, एक पतली और लंबी तलवार, रैपियर, जो एक छड़ी की तरह भी काम करती थी। क्या तुम देख सकती हो कि हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने काशवी से पूछा। साफ नहीं, लेकिन मुझे एक दिशा महसूस हो रही है। एक सफ़ेद पेड़, बहुत बड़ा पेड़, वहाँ कुछ है। सफ़ेद पेड़? मुझे ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। ड्रीम रेल्म में सफ़ेद का मतलब शांति नहीं, हड्डी होता है। हम गेट से बाहर निकले। शहर का बैरियर पार करते ही हवा बदल गई। सामने घना जंगल था, लेकिन ये हरे पेड़ों का जंगल नहीं था। यहाँ के पेड़ लाल पत्थर के बने थे और उनके पत्ते काले थे। इसे एशन फॉरेस्ट कहते थे। हम जंगल में दाखिल हुए। नैना सबसे आगे थी, रास्ता बनाते हुए। मैं सबसे पीछे था, अपनी परछाई को चारों तरफ फैलाकर जासूसी करते हुए, और काशवी हमारे बीच में थी। माहौल बहुत डरावना था। झाड़ियों में से सरसराहट की आवाज़ें आ रही थी। मेरी परछाई ने मुझे चेतावनी दी, दाईं तरफ। रुक जाओ, मैंने फुसफुसाया। नैना तुरंत रुक गई। उसने कोई सवाल नहीं पूछा। झाड़ियों में से 2 लाल आंखें चमकी। एक और हेलहाउंड, नहीं 2, 3। लेकिन इस बार हम तैयार थे। मैं बाएं संभालती हूँ, नैना ने कहा। सनी तुम दाएं देखो, काशवी मेरे पीछे रहो। जैसे ही कुत्ते झपटे, नैना आगे बढ़ी। उसकी तलवारबाजी, वो सचमुच एक कला थी। उसने पहले कुत्ते के हमले को चकमा दिया और एक ही वार में उसकी टांग काट दी। मैं अपनी तरफ वाले कुत्ते से भिड़ गया। इस बार मैंने सिर्फ अपनी तलवार नहीं चलाई, मैंने अपने दिमाग में नैना के मूव्स को याद किया। झुको और फिर ऊपर वार करो। मैंने कोशिश की। मेरा शरीर थोड़ा अजीब महसूस हुआ, लेकिन मेरी तलवार सही निशाने पर लगी। कुत्ते का गला कट गया। अरे वाह, मैंने सोचा, ये शैडो डांस तो काम कर रहा है। लड़ाई जल्दी खत्म हो गई। हमने उनके सोल शार्ट्स निकाले और आगे बढ़े। दोपहर होते होते हम जंगल के खुले हिस्से में पहुंचे और वहां का नज़ारा देखकर हमारे कदम रुक गए। सामने एक पहाड़ी थी और उस पहाड़ी के ऊपर एक विशालकाय पेड़ था। वो पेड़ शुद्ध सफ़ेद रंग का था। उसकी टहनियाँ सफ़ेद संगमरमर जैसी लग रही थीं और उसके पत्ते लाल रमाणिक जैसे चमक रहे थे।
और उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा तालाब था जिसका रंग नीला था। ये जगह इतनी सुंदर थी कि लगी नहीं रहा था कि ये नर्क का हिस्सा है। यही वो जगह है, काशवी ने कहा। मैंने इसे अपने सपने में देखा था। ये बहुत शांत है, नैना ने कहा, बहुत ज्यादा शांत। मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। मेरे निरीक्षण ने कुछ नोटिस किया। पेड़ के आसपास कोई जानवर नहीं था, कोई पक्षी नहीं था, यहाँ तक कि हवा भी वहां जाकर रुक गई थी। और उस पेड़ की जड़ों में हड्डियों के ढेर लगे थे, हजारों हड्डियां, इंसानों की नहीं बल्कि विशालकाय राक्षसों की हड्डियां। हमें वहां नहीं जाना चाहिए, मैंने चेतावनी दी। वो पेड़ वो शिकार को दावत दे रहा है। लेकिन तभी काशवी एक अजीब सी आवाज में बोली, पानी वो ठीक कर सकता है क्या? मैंने पूछा। मेरी आंखें, काशवी ने अपनी पट्टी की तरफ हाथ बढ़ाया। मुझे लग रहा है अगर मैं उस पानी को छू लूं तो मैं देख सकूंगी। इससे पहले कि हम उसे रोकते, काशवी उस पेड़ की तरफ मंत्रमुग्ध होकर चलने लगी। काशवी रुको, नैना चिल्लाई। नैना उसे पकड़ने के लिए दौड़ी और जैसे ही नैना ने उस सफेद क्षेत्र में कदम रखा, जमीन हिलने लगी। वो सुंदर सफेद टहनियां अचानक लंबी होने लगी। वे लकड़ी की नहीं थीं, वे हड्डियां थीं, नुकीली हड्डियां, और वो सीधे नैना और काशवी को भेदने के लिए नीचे आईं। खूबसूरती अक्सर सबसे खतरनाक जाल होती है। वो सफेद पेड़ कोई स्वर्ग नहीं बल्कि एक प्राचीन राक्षस है, आत्माभक्षी वृक्ष। अब नैना और काशवी उस पेड़ की पकड़ में है और सनी दायरे के बाहर खड़ा है। सनी के पास दो रास्ते हैं, भाग जाना जो उसका दिमाग कह रहा है, या वो मौत के जाल में कूद जाना जो शायद उसकी परछाई कह रही है। क्या सनी अपनी टीम को बचाएगा या ये कोहॉर्ट बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा? सफेद भेड़ की वो खूबसूरत टहनियां अब मौत के भालों में बदल चुकी थीं। वो लकड़ी की नहीं बल्कि हड्डियों की बनी थीं। वे बिजली की रफ्तार से नीचे आ रही थीं, सीधे काशवी और नैना को भेदने के लिए। नैना ने काशवी को धक्का देकर एक तरफ किया, लेकिन एक नुकीली टहनी नैना के कंधे को चीरती हुई निकल गई। खून की धार सफेद जमीन पर गिर पड़ी। सनी दायरे के बाहर खड़ा था। उसका दिमाग चीख रहा था, भाग जा सनी, ये तेरा काम नहीं है, तू जिंदा है, वो मरने वाले हैं, निकल जा। लेकिन उसके पैर वो जमीन में गड़े रहे। अगर नैना और काशवी मर गईं तो वो इस अनजान दुनिया में अकेला रह जाएगा, और अकेला इंसान यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिकता। लानत है मेरी किस्मत पर। मैंने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा। मैं इन्हें बचाने नहीं जा रहा, मैं अपने भविष्य को बचाने जा रहा हूँ। मैंने एक गहरी सांस ली और उस मौत के दायरे में छलांग लगा दी। जैसे ही मैंने सीमा पार की, मुझे महसूस हुआ कि हवा बदल गई है। मेरे कानों में हजारों आवाज़ें गूंजने लगीं। आओ, सो जाओ, हमारे साथ रहो। वो पेड़ मेरे दिमाग से बात कर रहा था। वो मुझे सुलाना चाहता था। चुप रहो, मैं चिल्लाया और अपनी जीभ को दांतों से काट लिया। दर्द ने मुझे होश में रखा। सामने नैना एक हाथ से तलवार चला रही थी और दूसरे हाथ से काशवी को घसीट रही थी। वो पेड़ की जड़ों से घिर चुकी थी। दर्जनों जड़ें जमीन से निकलकर उन्हें जकड़ रही थीं। मैं उनकी तरफ दौड़ा। एक विशालकाय जड़ मेरी तरफ लपकी। मैंने अपनी मिडनाइट शार्ड यानी काली तलवार घुमाई। खच! वो जड़ किसी सूखी लकड़ी की तरह कट गई, लेकिन उसमें से राल नहीं बल्कि काला खून निकला। और वो पेड़ दर्द से चिल्लाया, एक ऐसी चीख जो कानों से नहीं दिमाग से सुनी जा सकती थी। नैना, मैं चिल्लाया, रास्ता बनाओ। नैना ने मुझे देखा। उसकी आंखें दर्द से धुंधली हो रही थीं, लेकिन उसने सिर हिलाया। उसने अपनी तलवार पर बची खुची सफ़ेद आग जला दी। उसने हवा में एक क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल वार किया। आग की एक लहर निकली जिसने हमारे और बाहर के रास्ते के बीच की जड़ों को जला दिया। भागो! नैना चिल्लाई। मैं काशवी के पास पहुंचा। वो अभी भी बेहोशी की हालत में थी, बार बार पानी पानी बोल रही थी। मैंने उसे अपने कंधे पर उठाया। वो हल्की थी, बहुत हल्की। माफ़ करना, मैंने उससे कहा, और दौड़ना शुरू किया। लेकिन पेड़ हमें इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। जमीन हिलने लगी। पेड़ की मुख्य जड़ें बाहर निकल आईं। वो किसी विशालकाय अजगर जैसी थीं। एक जड़ ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैं मुंह के बल गिरने ही वाला था कि मेरी परछाई ने हरकत की। मेरी परछाई ने खुद को लंबा किया और उस जड़ को काट दिया। नहीं, उसने जड़ को नहीं काटा, उसने उस जड़ की परछाई को पकड़ लिया और उसे खींच लिया। असली दुनिया में वो जड़ 1 इंच पीछे खिसक गई। बस उतना ही काफ़ी था। मेरा पैर छूट गया। शाबाश! मैंने परछाई को धन्यवाद दिया और पूरी ताकत से बाहर की तरफ दौड़ा। हम तीनों लुढ़कते हुए उस सफ़ेद ज़मीन से बाहर लाल मिट्टी पर आ गिरे। पेड़ की जड़ें सीमा तक आईं, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ीं।
वो पेड़ वहां खड़ा था, गुस्से में कांप रहा था। उसकी टहनियां हवा में लहरा रही थीं, जैसे कह रही हों, तुम बच गए, लेकिन अगली बार नहीं। मैं काशवी को जमीन पर लिटाकर बुरी तरह हाँप रहा था। मेरे फेफड़े जल रहे थे। नैना भी घुटनों के बल बैठी थी। उसका बायां कंधा खून से लथपथ था। तुम, नैना ने मेरी तरफ देखा, तुम वापस आए। गलत फहमी मत पालना, मैंने थूकते हुए कहा। मुझे लगा तुम्हारे पास खाने का सामान है, इसलिए बचाने आया। नैना के चेहरे पर एक बहुत हल्की मुस्कान आई। शायद वो मेरा मजाक समझ रही थी। तभी काशवी को होश आया। वो उठकर बैठ गई। पानी, वो पानी कहाँ है? फिर उसे एहसास हुआ कि हम कहाँ हैं। उसके चेहरे पर डर आ गया। वो पानी नहीं था, वो खून था। वो पेड़, वो हमें खाना चाहता था। तो दुनिया में स्वागत है, मैंने कहा। यहाँ हर खूबसूरत चीज़ तुम्हें मारना चाहती है। हम वहाँ से थोड़ा दूर एक सुरक्षित चट्टान के पीछे गए, ताकि नैना अपनी चोट पर पट्टी बांध सके। जब वे दोनों व्यस्त थीं, मैंने अपनी जेब टटोली। वहाँ से भागते वक्त जब मैंने उस जड़ को काटा था, मेरी नज़र एक कंकाल पर पड़ी थी जो पेड़ की जड़ों में फंसा था। उस कंकाल के हाथ में कुछ चमक रहा था। मेरी लालची आदतों ने मुझे मजबूर कर दिया था। भागते भागते मैंने उसे उठा लिया था। मैंने अपनी मुट्ठी खोली। मेरे हाथ में एक अंगूठी थी। वो किसी जानवर की हड्डी से बनी थी और उस पर एक छोटा सा काला पत्थर लगा था। मैंने सिस्टम को चेक किया। मेमोरी प्राप्त हुई। पत्थर की कसम, ओथ ऑफ स्टोन, रैंक अवेकंड, प्रकार चाम, विवरण, ये अंगूठी पहनने वाले को मानसिक हमलों से थोड़ी सुरक्षा देती है। मेरी आंखें चमक उठीं। मानसिक सुरक्षा। अगर मेरे पास ये पहले होती तो मुझे उस पेड़ की आवाज़ें नहीं सुनाई देती। और सबसे बड़ी बात, ये मेरे ट्रू नेम को छिपाने में मदद कर सकती है। अगर कोई मेरे दिमाग को पढ़ने की कोशिश करे तो ये अंगूठी एक ढाल बन जाएगी। मैंने चुपके से वो अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। वो अपने आप मेरे नाप की हो गई और फिर अदृश्य हो गई। बढ़िया, मैंने सोचा, मेहनत का फल। सनी, नैना की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। वो खड़ी थी, अपना कंधा बांधकर। हमें वापस शहर जाना चाहिए, रात होने वाली है। हाँ, मैंने कहा, खड़े होकर। और काशवी, अगली बार अगर तुम्हें कोई सपना आए तो प्लीज़ उसे अपने तक ही रखना। काशवी ने सिर झुका लिया। माफ़ करना सनी, मेरी वजह से तुम दोनों। छोड़ो, मैंने हाथ हिलाया। हम जिंदा हैं, यही काफ़ी है। हम वापस शहर की तरफ चल दिए। लेकिन मुझे पता था कि आज कुछ बदल गया है। आज मैंने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई, मैंने एक टीम बनाई। एक अंधी लड़की जो भविष्य देख सकती है, एक पागल योद्धा लड़की जो आग से खेलती है, और मैं एक झूठा, कायर और लालची परछाई। क्या टीम है, मैंने मन ही मन हंसा। दुनिया को बचाने हम ही मिले थे। वापस शहर पहुंचकर हमने गेट पर रिपोर्ट की और अपने सोल शार्ट्स जमा किए। इंस्ट्रक्टर ने हमें हैरानी से देखा, खासकर मुझे। 3 हेलहाउंड्स और एक आयरन मट, उसने पूछा। टीम वर्क, मैंने नैना की तरफ इशारा किया। मैंने बस चीयर लीडिंग की। इंस्ट्रक्टर ने हमें क्रेडिट्स दिए। अब मेरे पास और पैसे थे और एक नई मेमोरी। मैं अपने कमरे में गया और बिस्तर पर गिर पड़ा। लेकिन नींद आने से पहले मैंने अपनी परछाई को देखा। वो दीवार पर बड़ी हो रही थी। आज उसने कुछ नया किया था। उसने उस जड़ को पकड़ा था। मतलब मेरी परछाई अब भौतिक चीज़ों को छू सकती है। मैंने बिस्तर के पास रखा पानी का जग देखा। कोशिश कर, मैंने परछाई से कहा। उसे उठा। परछाई ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां जग के हैंडल के चारों ओर लिपटी। जग हिला और फिर वो हवा में उठ गया, सिर्फ 1 इंच, और फिर धड़ाम से गिर पड़ा। ओहो, मैं खुशी से चिल्लाया। जादू! भले ही वो सिर्फ 1 इंच उठा, लेकिन ये शुरुआत थी। अगर मेरी परछाई चीज़ों को उठा सकती है तो वो ताले खोल सकती है, वो हथियार चला सकती है, वो दुश्मन का गला घोंट सकती है, जबकि मैं दूर बैठकर चाय पी रहा हूँ। सनी की ताकत बढ़ रही है। उसे एक नई एबिलिटी और एक नई मेमोरी मिल गई है। लेकिन जंगल में उस सफ़ेद पेड़ ने उन्हें सिर्फ डराया नहीं था, उन्होंने उन्हें मार्क कर दिया था। उन तीनों को नहीं पता कि उस पेड़ के नीचे जो हड्डियां थीं वो सिर्फ जानवरों की नहीं थीं। उनमें से कुछ हड्डियां इंसानों की भी थीं जो उस शहर से गायब हुए थे। अकेडमी के अंदर एक गद्दार है, कोई ऐसा जो छात्रों को उस पेड़ की तरफ भेज रहा है। और अब सनी उस गद्दार की लिस्ट में आ गया है। सफ़ेद पेड़ की घटना के 2 दिन बाद सनी अब एकेडमी में वापस अपनी रूटीन में लौटने की कोशिश कर रहा था। लेकिन शैडो कंट्रोल की प्रैक्टिस ने उसे पूरी तरह निचोड़ दिया था। अपनी परछाई से एक पानी का जग उठवाना किसी भारी डंबल उठाने से भी ज्यादा थका देने वाला था। उसका दिमाग हमेशा भारी रहता था
और जब आपका दिमाग थका हुआ हो तो सच बोलने की बीमारी को कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो जाता है। सुबह की क्लास, थ्योरी ऑफ ड्रीम रेल्म। प्रोफेसर जोशी पढ़ा रहे थे। वो एक अच्छे इंसान थे, लेकिन उनकी आवाज़, हे भगवान, उनकी आवाज़ किसी लोरी से कम नहीं थी। मैं पिछली बेंच पर बैठा अपनी खुली आंखों से सोने की कोशिश कर रहा था। अचानक मेरा नाम पुकारा गया। कैडेट सनी। मैं चौंक कर उठा। जी सर। प्रोफेसर जोशी ने अपना चश्मा ठीक किया। आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे। क्या आप क्लास को बता सकते हैं कि नाइटमेयर क्रीचर्स इंसानी बस्तियों पर हमला क्यों करते हैं? ये एक आसान सवाल था। किताब में लिखा था क्योंकि वो इंसानी रूह की तरफ आकर्षित होते हैं। मुझे बस यही कहना था। मैंने मुंह खोला। सर वो। तभी मेरे थके हुए दिमाग ने फिल्टर हटा दिया। मेरा फ्लॉ कूद पड़ा। वो इसलिए हमला करते हैं क्योंकि हम बेवकूफ़ हैं, मैंने कहा। पूरी क्लास शांत हो गई। प्रोफेसर जोशी का मुंह खुला रह गया। मैं रुकना चाहता था, मैं अपना मुंह बंद करना चाहता था, लेकिन शब्द किसी उल्टी की तरह बाहर आ रहे थे। वो इसलिए हमला करते हैं क्योंकि हम बेवकूफ़ हैं। हम उनके इलाके में घुसते हैं, शहर बनाते हैं और फिर हैरान होते हैं कि वो हमें खाने आ रहे हैं। और वैसे भी सर, आपकी ये थ्योरी बेकार है। असली दुनिया में जब एक हेल हाउंड आपके पीछे भागता है तो वो आपकी रूह के बारे में नहीं सोचता। वो बस सोचता है कि आप नमक के साथ अच्छे लगेंगे या बिना नमक के। क्लास में कुछ बच्चे अपनी हंसी दबाने लगे। लेगेसी बच्चे मुझे घूर रहे थे। प्रोफेसर जोशी का चेहरा लाल हो गया। बाहर, वो चिल्लाए। कैडेट सनी, मेरी क्लास से बाहर निकलो और आज का लंच कैंसिल। मैं अपना बैग उठाकर बाहर निकला। शुक्रिया सर, मैंने जाते जाते कहा, जो कि सच था क्योंकि मैं उनकी बकवास सुनकर पक गया था। कॉरिडोर में आकर मैंने राहत की सांस ली। सनी, मैंने खुद को थप्पड़ मारा, तुझे अपनी जुबान पर टेप लगा लेना चाहिए। मैं खाली कॉरिडोर में टहल रहा था कि मुझे किसी ने आवाज़ दी। सनी, मैंने मुड़कर देखा। कबीर दौड़ता हुआ आ रहा था। वो हमेशा की तरह चमक रहा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर पसीना था और आंखें घबराई हुई थी। क्या हुआ स्टार बॉय? किसी फैन ने कपड़े फाड़ दिए? मजाक मत करो। कबीर ने मेरी बांह पकड़ी और मुझे एक कोने में खींच ले गया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम अलग हो। तुम चीज़ें देखते हो। मैं क्या देखता हूँ? मैं कंफ्यूज था। सनी, मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है, कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा। अरे भाई, मैं हंसते हुए कहा, तुम देश के सबसे बड़े पॉप स्टार हो। करोड़ों लोग तुम्हारा पीछा करते हैं। इसे पॉपुलैरिटी कहते हैं। नहीं, कबीर की आवाज़ में डर था। ये फ़ैन नहीं है, ये कुछ और है। पिछले 3 दिनों से जब भी मैं अकेला होता हूँ, अपने कमरे में, बाथरूम में, मुझे महसूस होता है कि कोई मुझे देख रहा है। मुझे सांस लेने की आवाज़ आती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। मैं गंभीर हो गया। कबीर एक वीकेंड है। उसकी इंद्रियां तेज़ हैं। अगर वो कह रहा है कि वहाँ कोई है तो वहाँ कोई है। अदृश्य? मैंने पूछा। शायद, या शायद मैं पागल हो रहा हूँ। क्या तुम चेक कर सकते हो? मैंने सुना है तुम्हारी एबिलिटी जासूसी वाली है। ठीक है, चलो तुम्हारे कमरे में। हम कबीर के कमरे में गए। ये कमरा मेरे कमरे से थोड़ा बड़ा था और बहुत साफ सुथरा था। दीवारों पर कोई पोस्टर नहीं था। दरवाज़ा बंद करो, कबीर ने कहा। मैंने दरवाज़ा बंद किया और अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने अपनी परछाई को आज़ाद किया। जाओ, मैंने आदेश दिया। कोना कोना छान मारो। मेरी परछाई फर्श पर फैल गई। वो बेड के नीचे, अलमारी के पीछे, छत के पंखे पर, हर जगह गई। कुछ नहीं मिला। कोई इंसान नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं। कुछ नहीं है कबीर, मैंने आंखें खोलकर कहा। शायद तुम ज्यादा काम कर रहे हो। कबीर ने राहत की सांस नहीं ली। वो अभी भी डरा हुआ लग रहा था। लेकिन मुझे महसूस होता है सनी, एक ठंडी नज़र, जैसे कोई शिकारी देख रहा हो। तभी मेरी परछाई ने मुझे एक सिग्नल दिया। उसने कुछ नहीं देखा था, लेकिन उसने कुछ महसूस किया था। खिड़की के पास, वहां फर्श पर परछाई का रंग थोड़ा सा, बस रत्ती भर अलग था, जैसे वहां की रोशनी मुड़ गई हो। मैं धीरे से खिड़की के पास गया। कबीर, मैंने कहा, क्या तुमने ये खिड़की खोली थी? नहीं, मैं इसे कभी नहीं खोलता। खिड़की की कुंडी खुली हुई थी और खिड़की की चौखट पर एक बहुत ही हल्का सा लाल रंग का धब्बा था। धूल नहीं, मिट्टी। वैसी ही लाल मिट्टी जैसी मुर्दों के खंडहर में मिलती है। शहर के बाहर की मिट्टी। यहां कोई आया था, मैंने मिट्टी को छूकर कहा, और वो बाहर से आया था। कबीर का चेहरा सफेद पड़ गया। बाहर से? शहर के बैरियर के पार से। ये नामुमकिन है।
अवेकेंड के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मैंने कहा। कोई है जिसके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो बैरियर पार कर सकता है और अदृश्य हो सकता है। लेकिन सवाल ये था, वो कबीर के पीछे क्यों पड़ा है? कबीर सिर्फ एक सिंगर है, उसके पास कोई खास जानकारी नहीं है। तभी मेरे कम्युनिकेटर पर नैना का मैसेज आया, तुरंत ट्रेनिंग ग्राउंड आओ, जरूरी है। मुझे जाना होगा, मैंने कबीर से कहा। दरवाज़ा लॉक रखो और खिड़की के पास नमक छिड़क दो। अगर कोई अदृश्य है तो उसके कदमों के निशान दिख जाएंगे। मैं दौड़कर ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचा। वहां नैना और काशवी एक बेंच पर बैठी थी। काशवी का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो बुरी तरह कांप रही थी। नैना उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ? मैं वहां पहुंचते ही बोला। कोई हमला हुआ? काशवी ने अपना सिर उठाया। उसकी पट्टी गीली हो चुकी थी। सनी, उसकी आवाज टूट रही थी। मैंने देखा, मैंने फिर से देखा। क्या देखा? खून, काशवी ने कहा। बहुत सारा खून, लेकिन इस बार जंगल में नहीं, यहां एकेडमी में। मैंने देखा कि एक छात्र अपनी ही कमरे में मरा पड़ा है। उसका गला कटा हुआ है। कौन? किसका गला कटा है? काशवी ने कांपते हुए हाथ से मेरी कलाई पकड़ी। मैंने चेहरा नहीं देखा, लेकिन मैंने हत्यारे को देखा। हत्यारा कौन था? नैना ने पूछा। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। वो, काशवी ने गहरी सांस ली। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक परछाई थी, बिल्कुल सनी जैसी। मैं जम गया। मेरी जैसी? मैंने पीछे हटते हुए कहा। ओए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो क्लास में प्रोफेसर की बेइज्जती कर रहा था। नहीं, काशवी ने जल्दी से कहा। वो तुम नहीं थे सनी, लेकिन उसकी एबिलिटी तुम्हारी जैसी थी। वो अंधेरे में घुल सकता था। हम तीनों चुप हो गए। कबीर के कमरे में लाल मिट्टी, अदृश्य साया, काशवी का विजन और एक हत्यारा जो परछाइयों का इस्तेमाल करता है। शहर में कोई और भी है, नैना ने निष्कर्ष निकाला। कोई गद्दार, और वो शिकार कर रहा है। कबीर अगला निशाना हो सकता है। अकेडमी की सुरक्षित दीवारें अब सुरक्षित नहीं रहीं। एक अदृश्य हत्यारा खुलेआम घूम रहा है। सनी पर शक की सुई घूम सकती है, क्योंकि हत्यारे की ताकतें उससे मिलती जुलती हैं। अब सनी को दो काम करने हैं, कबीर को बचाना और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए असली कातिल को ढूंढना। लेकिन एक परछाई को कैसे पकड़ा जाए? अकादमी की दीवारों के अंदर एक कातिल घूम रहा था। काशवी की भविष्यवाणी और कबीर के कमरे में मिली लाल मिट्टी ने यह साफ कर दिया था कि खतरा बहुत करीब है। सनी, नैना, काशवी और कबीर ने एक सीक्रेट मीटिंग की। प्लान खतरनाक था, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। कातिल को पकड़ने के लिए उन्हें उसे बाहर निकालना था, और बाहर निकालने के लिए उन्हें एक चारे यानी बेट की जरूरत थी। तो प्लान ये है, मैंने कबीर की तरफ उंगली उठाई। तुम अपने कमरे में जाओगे, बत्तियां बंद करोगे और सोने का नाटक करोगे, बिल्कुल वैसे जैसे एक बेबस राजकुमारी करती है। कबीर का चेहरा पीला पड़ गया। और तुम कहाँ रहोगे? मैं तुम्हारे कमरे में ही रहूंगा, मैंने कहा, अंधेरे में, जहां मुझे कोई नहीं देख सकता। नैना ने अपनी तलवार चेक की। मैं कॉरिडोर में रहूंगी। जैसे ही सनी सिग्नल देगा, मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगी। कबीर ने कांपते हुए पूछा, क्या ये काम करेगा? अगर तुम मरे नहीं तो काम करेगा, मैंने ईमानदारी से फ्लॉ की वजह से जवाब दिया। और अगर तुम मर गए तो कम से कम हमें कातिल का पता चल जाएगा। कबीर ने मुझे घूरा। तुम्हें मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनना चाहिए सनी। रात के 2 बज रहे थे। कबीर के कमरे में सन्नाटा था। कबीर बिस्तर पर लेटा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद रखी थी। मैं कमरे के कोने में अलमारी के ऊपर बैठा था। मैंने पपेटियस श्राउड कवच पहना हुआ था और खुद को पूरी तरह अंधेरे में मिला दिया था। मेरी परछाई पूरे फर्श पर फैल गई थी, जैसे एक मकड़ी का जाल। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। मेरे पैर सुन्न होने लगे थे। शायद वो आज नहीं आएगा, मैंने सोचा। शायद उसे भनक लग गई है। लेकिन तभी मेरी परछाई ने मुझे छुआ। एक कंपन, वाइब्रेशन। खिड़की के पास। खिड़की बंद थी। मैंने खुद उसे लॉक किया था और उस पर नमक छिड़का था। मैंने अंधेरे में अपनी आंखें फाड़ कर देखा। खिड़की नहीं खुली, कांच नहीं टूटा, लेकिन खिड़की के पास पड़ी नमक की लकीर अपने आप मिटने लगी, जैसे कोई अदृश्य हवा उसे रौंद रही हो। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। वो अंदर आ चुका था। उसकी एबिलिटी सिर्फ स्टेल्थ नहीं थी, वो ठोस चीज़ों के आर पार जा सकता था, फेजिंग। या फिर वो खिड़की की दरारों से धुएं की तरह अंदर आया था। बिस्तर पर लेटे कबीर को कुछ पता नहीं था। वो अभी भी सोने का नाटक कर रहा था। नमक के बाद फर्श पर रखा गलीचा थोड़ा सा दबा। कातिल बिस्तर की तरफ बढ़ रहा था।
मुझे अब भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कोई आकृति नहीं, कोई परछाई नहीं, सिर्फ उपस्थिति। कबीर के गले के पास हवा में एक हल्की सी चमक आई, जैसे गर्मी के दिनों में सड़क पर हवा हिलती है। एक खंजर, हवा में तैरता हुआ एक खंजर दिखाई दिया, जो कबीर की गर्दन की तरफ नीचे आ रहा था। अब मैंने अलमारी के ऊपर से छलांग लगाई। हवा में ही मैंने अपनी मिडनाइट शार्ड यानी काली तलवार को मयान से खींचा। स्विश! मैंने खंजर पर नहीं, बल्कि उस खंजर को पकड़ने वाले अदृश्य हाथ पर वार किया। क्लैंग! धातु से धातु टकराने की आवाज आई। मेरी तलवार किसी चीज से टकराई थी। कबीर चीख कर उठा और बिस्तर से लुढ़क गया। वो आ गया। मेरे सामने की खाली हवा में एक आवाज आई, एक हैरान आवाज, और फिर वो अदृश्य रूप टूट गया। मेरे सामने एक आकृति प्रकट हुई। वो पूरी तरह काले टाइट कपड़ों में लिपटा हुआ था। उसका चेहरा एक मास्क से ढका था। वो छोटा था, लचीला था, और वो हैरान था कि मैंने उसे देख लिया। हेलो, मैंने तलवार घुमाते हुए कहा। तुम्हें कमरे में आने से पहले नॉक करना चाहिए था। कातिल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी रफ्तार भयानक थी। वो पीछे हटा और गायब हो गया। सचमुच गायब। उसकी कैमोफ्लेज एबिलिटी बहुत तगड़ी थी। लेकिन इस कमरे में मेरा राज था। रोशनी जलाओ, मैं चिल्लाया। कबीर ने स्विच दबाया। कमरा रोशनी से भर गया। रोशनी में परछाइयां गहरी हो जाती हैं, और मेरी परछाई ने उसे पकड़ लिया। फर्श पर उस कातिल की परछाई अब भी दिख रही थी, भले ही वो अदृश्य था। वहां मैं उस परछाई की तरफ दौड़ा और हवा में तलवार चलाई। कातिल को अपने बचाव के लिए प्रकट होना पड़ा। उसने अपने 2 खंजरों से मेरी तलवार को रोका। चिंगारियां निकली। उसकी ताकत कम थी, लेकिन रफ्तार बहुत ज्यादा थी। उसने मुझे एक लात मारी और खिड़की की तरफ भागा। कांच टूट गया। छपाक! भागने मत देना। दरवाजा धमाके से खुला। नैना अंदर आ गई। उसने खिड़की की तरफ अपनी तलवार से सफेद आग का एक गोला फेंका। कातिल खिड़की से कूद चुका था, लेकिन आग की लपटों ने उसे छू लिया। बाहर से एक दबी हुई चीख सुनाई दी। मैं खिड़की पर पहुंचा और नीचे देखा। 3 मंजिल नीचे वो कातिल जमीन पर गिरा, लुढ़का और फिर अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन जमीन पर खून के कुछ धब्बे थे और जले हुए कपड़े का एक टुकड़ा। बच गया, मैंने दांत पीसते हुए कहा। बहुत तेज था। नैना मेरे बगल में आ खड़ी हुई। कम से कम हमें ये पता चल गया कि वो इंसान है और वो घायल है। कबीर कोने में दुबककर तकिया पकड़े हुए था। क्या वो चला गया? फिलहाल के लिए, मैंने मुड़कर कहा। लेकिन कबीर, तुमने अच्छा काम किया। तुम मरे नहीं। कबीर ने एक नर्वस हंसी हंसी। शुक्रिया। ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना कॉन्सर्ट था। मैं उस जले हुए कपड़े के टुकड़े को देखने नीचे गया। वो एक काले रंग का सिंथेटिक कपड़ा था। कोई खास निशान नहीं, लेकिन खून। मैंने खून को उंगली से छुआ और सूंघा। ताज़ा है, मैंने सोचा। अगर हम कल सुबह तक इस खून के मालिक को ढूंढ लें तो खेल खत्म। लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही थी। उस कातिल की लड़ने की शैली, वो बहुत जानी पहचानी लग रही थी। वो 2 खंजर, वो रफ्तार, वो पैरों का इस्तेमाल। ये कोई रैंडम कातिल नहीं था। ये किसी ऐसे स्कूल से सीखा हुआ था जहां हत्या सिखाई जाती है। और न्यू दिल्ली में ऐसा सिर्फ एक ही जगह होता है, लेगेसी क्लैंस की निजी ट्रेनिंग में। नैना, मैंने ऊपर देखा। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये एक छात्र है, हमारे बीच का ही। नैना की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हें यकीन है? हाँ। उसने जो मूव इस्तेमाल किया उसे वाइपर स्ट्राइक कहते हैं। मैंने ये मूव एक बार टीवी पर देखा था। ये सॉन्ग क्लैन की तकनीक है। सॉन्ग क्लैन? कबीर चौंका। लेकिन वो तो मेरा अपना क्लैन है, मेरे दूर के रिश्तेदार। अब गुत्थी उलझ गई है। कबीर का अपना ही परिवार उसे मरवाना चाहता है, या कोई और है जो सॉन्ग क्लैन की तकनीक जानता है? तभी मेरा कम्युनिकेटर बीप हुआ। एक इमरजेंसी मैसेज पूरी अकेडमी के लिए। अलर्ट! गेटवे सिटी के पश्चिमी द्वार पर हमला हुआ है। राक्षसों का एक झुंड शहर के बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सभी सक्षम छात्रों को तुरंत दीवार पर बुलाया गया है। कमाल है, मैंने हाथ फैलाए। एक तरफ कातिल, दूसरी तरफ राक्षस। क्या मुझे कभी सोने को मिलेगा? नैना ने अपनी तलवार मयान में रखी। कातिल घायल है, वो अभी हमला नहीं करेगा, लेकिन राक्षस नहीं रुकेंगे। चलो दीवार पर चलते हैं। हम तीनों दौड़ पड़े। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा था। राक्षसों का हमला और कातिल का हमला, क्या ये दोनों एक साथ होना सिर्फ एक इत्तेफाक है, या कातिल ने ही शहर की सुरक्षा में सेंध लगाई है ताकि राक्षस अंदर आ सकें? अगर ऐसा है तो हम एक बहुत बड़े षड्यंत्र में फंस चुके हैं। सनी ने कबीर को तो बचा लिया, लेकिन अब पूरी गेटवे सिटी खतरे में है। एक गद्दार भीतर है और एक फौज बाहर है, और सनी के पास सिर्फ एक तलवार और एक चालाक परछाई है। क्या सनी इस दोहरी मुसीबत का सामना कर पाएगा, या ये शहर आज रात गिर जाएगा? गेटवे सिटी की पश्चिमी दीवार पर कयामत का मंजर था। रात के अंधेरे में शहर का सुरक्षा बैरियर बैंगनी रंग में चमक रहा था, और उस बैरियर के दूसरी तरफ हजारों की तादाद में लाल आंखें चमक रही थीं। सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में भी। राक्षसों का एक विशाल झुंड
जिसमें लोहे के भेड़िए, पत्थर के भालू और उड़ने वाले ऑब्सीडियन गार्गोइल्स शामिल थे, दीवार से टकरा रहा था। हर टक्कर के साथ बैरियर हिल रहा था, उसमें दरारें आ रही थीं। सनी, नैना और कबीर दीवार के ऊपर रैम्पार्ट्स पर खड़े थे। हवा में तीखी गंध और राक्षसों की चीखें गूंज रही थीं। मैंने नीचे झांकते हुए कहा, ये तो पूरा चिड़ियाघर है, वो भी भूखा चिड़ियाघर। नैना ने अपनी तलवार खींची, उस पर सफ़ेद आग भड़क उठी। वो बैरियर तोड़ने वाले हैं, उसने चिल्लाकर आदेश दिया। अपनी पोजीशन लो, उड़ने वाले राक्षसों को पहले मारना है। जैसे ही उसने ये कहा, बैरियर में एक जोरदार धमाका हुआ। एक जगह से नीली रोशनी बुझ गई, सुरक्षा कवच टूट गया। आ गए। हजारों गार्गोइल्स, जो पत्थर के बने उड़ने वाले राक्षस थे, उस छेद से अंदर घुसने लगे। वे सीधे हम पर झपटे। मैं तैयार था। एक गार्गोइल मेरी तरफ आया, उसके पंजे उस तरह जैसे तेज थे। मैंने अपनी मिडनाइट शार्ट घुमाई। क्लैंग! मेरी तलवार उसके पत्थर के सीने से टकराई। चिंगारी निकली, लेकिन गहरा घाव नहीं हुआ। ये बहुत सख्त हैं, मैंने शिकायत की। मेरी तलवार अटूट थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो हर चीज़ को मक्खन की तरह काट देगी। मुझे ताकत की कमी महसूस हो रही थी। वो गार्गोइल मुझे पीछे धकेल रहा था, उसके पंख मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार रहे थे। तभी मेरे कान के पास से एक हवा का झोंका निकला। स्विश! एक तीर। वो तीर सीधे उस गार्गोइल की आंख में जाकर लगा। राक्षस चीखा और पीछे की तरफ गिर गया, दीवार के नीचे खाई में। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कबीर वहां खड़ा था। लेकिन ये वो डरा हुआ स्टार बॉय नहीं था जो अपने कमरे में तकिया पकड़े बैठा था। उसके हाथ में एक शानदार चमकदार धनुष था। उसकी आंखें किसी बाज की तरह तेज थीं। उसने बिना पलक झपकाए दूसरा तीर छोड़ा। स्विश! एक और गार्गोइल ढेर। वाह! मैंने सीटी बजाई। तुम तो छुपे रुस्तम निकले कबीर। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर एक साथ 3 तीर चलाए। मैं सिर्फ गाता नहीं हूं सनी, मैं निशाना भी अच्छा लगाता हूं। कबीर की वजह से मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई थी। मेरे पास दूर से मारने का कोई हथियार नहीं था। मैं बस इंतजार कर सकता था कि कब वो राक्षस मेरे पास आए। ये बहुत निराशाजनक था। मुझे और ताकत चाहिए, मैंने सोचा। मेरी तलवार को भारी होना होगा, तेज होना होगा। तभी मेरी नज़र मेरी परछाई पर पड़ी। अंधेरी रात और युद्ध की आग की रोशनी में मेरी परछाई दीवार पर नाच रही थी। मुझे याद आया कि कैसे उसने पानी का जग उठाया था। अगर वो जग उठा सकती है, तो क्या वो मेरी तलवार पर लिपट सकती है? कोशिश करते हैं, मैंने फैसला किया। एक और गार्गोइल मेरी तरफ झपटा। मैंने अपनी परछाई को मानसिक आदेश दिया, मेरी तलवार पर आ जाओ। मेरी परछाई मेरे पैरों से अलग हुई। वो सांप की तरह रेंगती हुई मेरे शरीर पर चढ़ी, मेरे हाथ तक आई और फिर मेरी तलवार के ब्लेड पर लिपट गई। काले कांच की तलवार अब और भी काली हो गई, जैसे उसे अंधेरे ने निगल लिया हो। अचानक मेरे हाथ में तलवार का वजन बढ़ गया। वो दुगनी नहीं 3 गुनी भारी हो गई। लेकिन वो मेरे लिए भारी नहीं थी, वो ताकतवर महसूस हो रही थी। गार्गोइल मेरे पास पहुंचा। मैंने पूरी ताकत से तलवार घुमाई। इस बार कोई क्लैंग या चिंगारी नहीं हुई। मेरी परछाई से लिपटी तलवार उस पत्थर के राक्षस के आर पार निकल गई, जैसे वो हवा को काट रही हो। स्लैश! गार्गोइल के 2 टुकड़े हो गए। साफ सुथरा कट। शैडो ऑगमेंटेशन एक्टिव। आपका हथियार अब परछाई के वजन और तीखेपन से लैस है। चेतावनी, एसेंस की खपत तेज हो रही है। ओहो, अब आया मजा। मैंने अपनी तलवार को घुमाया। वो भारी थी, लेकिन उसका मोमेंटम जबरदस्त था। मैं भीड़ में घुस गया। अब मुझे डर नहीं लग रहा था कि मेरी तलवार रुकेगी। एक गार्गोइल, कट। एक लोहे का भेड़िया जो दीवार पर चढ़ाया था, कट। मेरी काली तलवार मौत का पंखा बन गई थी। नैना जो थोड़ी दूर लड़ रही थी, उसने मेरी तरफ देखा। उसने मेरी तलवार पर लिपटी उस काली आभा को देखा। उसकी आंखों में सम्मान था। उसने सिर हिलाया और वापस लड़ने लगी। लड़ाई घंटों चली। मेरा एसेंस खत्म हो रहा था, मेरा सिर घूम रहा था। शैडो ऑगमेंटेशन बहुत ज़्यादा ऊर्जा खा रहा था। बस थोड़ा और, मैंने खुद को धक्का दिया। आखिरकार सुबह की पहली किरण फूटी। सूरज की रोशनी के साथ राक्षस पीछे हटने लगे। वे अंधेरे के जीव थे, रोशनी उन्हें पसंद नहीं थी। बैरियर फिर से ठीक होने लगा। वे जा रहे हैं, किसी ने चिल्लाया। स्टूडेंट्स ने खुशी से नारे लगाए। कुछ जमीन पर गिरकर रोने लगे। मैं भी दीवार के सहारे बैठ गया।
मैंने अपनी परछाई को वापस बुलाया, तलवार का वजन कम हो गया और वो वापस सामान्य हो गई। थक गया भाई, मैंने अपनी परछाई से कहा। आज तूने बहुत मेहनत की। कबीर मेरे पास आया। उसके कोमल हाथों पर धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने से छाले पड़ गए थे। हम बच गए, उसने कहा। हाँ, मैंने हाफते हुए कहा। लेकिन एक बात बताओ कबीर, क्या तुमने उस कातिल को देखा? कबीर का चेहरा गंभीर हो गया। इतनी भीड़ में? नहीं, वो कहीं भी हो सकता था। या शायद, मैंने भीड़ की तरफ देखा जहां स्टूडेंट्स जश्न मना रहे थे। शायद वो हमारे साथ ही लड़ रहा था, अपनी पहचान छुपाने के लिए। तभी मास्टर रोका वहां आए। वो खून से लथपथ थे, शायद राक्षसों के खून से। अच्छा काम किया, उन्होंने तीनों को देखा। खासकर तुमने सनी, मुझे नहीं पता था कि तुम परछाइयों को हथियार बना सकते हो। मैं सीख रहा हूं सर, मैंने कहा। रोका ने चारों तरफ देखा। जश्न मत मनाओ, ये सिर्फ एक टोही दस्ता था, असली हमला अभी बाकी है। और उन्होंने अपनी आवाज़ धीमी की। हमें खबर मिली है कि बैरियर अपने आप फेल नहीं हुआ था, किसी ने अंदर से सब रूटीन के साथ छेड़छाड़ की थी। मैंने और नैना ने एक दूसरे को देखा। शक सही था, कातिल ने सिर्फ कबीर को मारने की कोशिश नहीं की थी, उसने शहर के दरवाजे भी खोले थे। वो गद्दार सिर्फ एक कातिल नहीं, बल्कि एक सैबोटेयर्स है। वो हम सबको मारना चाहता है। सर, नैना ने पूछा, क्या कोई सुराग मिला? एक। रोका ने अपनी मुट्ठी खोली। उनके हाथ में एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक चिप था। ये कंट्रोल पैनल में मिला। और ये चिप, ये आम बाजार में नहीं मिलता, ये मिलिट्री ग्रेड है। या, मैंने जोड़ा, या किसी बड़े क्लैन का माल है। रोका ने मुझे तीखी नज़र से देखा। सावधान रहो कैडेट, तुम जिन पर उंगली उठा रहे हो वे बहुत ताकतवर लोग हैं। रोका चले गए। मैं खड़ा हुआ। हमारे पास वक्त कम है, मैंने नैना और कबीर से कहा। अगली रात होने से पहले हमें उस गद्दार को ढूंढना होगा। अगर वो दोबारा बैरियर गिरा देता है और इस बार बड़ा हमला होता है तो हम नहीं बचेंगे। लेकिन हम उसे ढूंढे कैसे? कबीर ने पूछा। वो तो गायब हो जाता है। मैंने अपनी जेब से वो अंगूठी निकाली जो मुझे सफ़ेद पेड़ के पास मिली थी। मेरे पास एक प्लान है, मैंने कहा। गद्दार को टेक्निक पसंद है तो हम उसे टेक्निक से ही फंसाएंगे। कबीर, क्या तुम अपने सॉन्ग क्लैन के कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके ये पता लगा सकते हो कि ये चिप किस बैच की है? कबीर ने चिप की फ़ोटो ली। मैं कोशिश कर सकता हूँ। और नैना, मैंने उसकी तरफ देखा। तुम्हें एक अफवाह फैलानी होगी कि तुमने कातिल का चेहरा देख लिया है। इससे वो मुझ पर हमला करेगा, नैना ने कहा। बिल्कुल, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और इस बार हम तैयार रहेंगे। सनी ने एक और ख़तरनाक खेल शुरू कर दिया है। काली तलवार का वज़न उसने संभाल लिया, लेकिन क्या वो इस षड्यंत्र का वज़न संभाल पाएगा? गद्दार अब बौखलाया हुआ है, और एक घायल डरा हुआ दुश्मन सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। अगली रात शिकार और शिकारी का आखिरी खेल होगा। सुनते रहिए परछाई, द शैडो स्लेयर। गेटवे सिटी पर हुए हमले के बाद शहर का माहौल बदल चुका था। बाहर के राक्षस भले ही पीछे हट गए थे, लेकिन अंदर का डर और गहरा हो गया था। हर छात्र अब दूसरे को शक की नज़र से देख रहा था। कौन है वो गद्दार जिसने बैरियर गिराया? कबीर अपनी जांच पूरी करके सनी के पास लौटा। वे एक टूटी हुई मीनार के पीछे मिले जहां कोई उनकी बातें नहीं सुन सकता था। बताओ, मैंने कबीर से पूछा, वो चिप किसका है? कबीर का चेहरा उतरा हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या कहने जा रहा है। सनी, मैंने अपने संपर्कों से उस चिप का सीरियल नंबर चेक करवाया। ये कोई आम मिलिट्री हार्डवेयर नहीं है। उसने एक गहरी सांस ली। ये सूर्यवंशी क्लैन का कस्टम मेड चिप है, उनके निजी रक्षकों के लिए बनाया गया। सूर्यवंशी, मैंने नाम दोहराया। अकेडमी में इस क्लैन का सिर्फ एक ही वारिस था, कुणाल, जिसे सब कास्टर बुलाते हैं। कुणाल, वो लड़का जो हर चीज़ में परफेक्ट है, सबसे तेज, सबसे ताकतवर, सबसे अनुशासित। वो लेगेसी छात्रों का अनौपचारिक लीडर था। उसकी छवि बेदाग थी। बेशक, मैंने कड़वाहट से हंसा। हीरो ही विलन है, कितनी घिसी पिटी कहानी है। कबीर ने घबराते हुए कहा, लेकिन सनी, ये सबूत परिस्थितिजन्य है। हो सकता है किसी ने उसकी चिप चुरा ली हो। कुणाल ऐसा क्यों करेगा? उसका भविष्य उज्जवल है, उसे गद्दारी करने की क्या जरूरत? उज्जवल भविष्य वाले ही अक्सर सबसे गहरा अंधेरा छिपाते हैं, मैंने कहा। मैं उससे मिलूंगा, मुझे उसकी आंखों में देखना है। मैं ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ गया। वहां कुणाल अकेला प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी रफ्तार, वो इंसान की रफ्तार नहीं थी। वो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट नहीं कर रहा था। वो बस इतना तेज दौड़ रहा था कि आंखें उसे देख नहीं पा रही थी।
उसका एस्पेक्ट रफ्तार और वक्त यानी एजिंग से जुड़ा था। मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया। कुणाल रुका, उससे पसीना तक नहीं आया था। उसने अपनी तलवार म्यान में रखी और मुझे देखा। सनी, उसने अपनी शिष्ट आवाज में कहा, मैंने सुना कल रात तुमने दीवार पर अच्छा प्रदर्शन किया। एक स्लीपर के लिए बुरा नहीं था। शुक्रिया, मैंने कहा। और मैंने सुना कि कल रात कोई अदृश्य होकर शहर के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। कुणाल की मुस्कुराहट नहीं हिली। हाँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें उस चूहे को जल्द ही पकड़ना होगा। मेरा फ्लॉ, सच बोलने की बीमारी, मेरे गली में जलन पैदा कर रहा था। मैं सीधे पूछना चाहता था। कुणाल, मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा। वो चिप तुम्हारे परिवार की थी। कुणाल के चेहरे पर कोई डर नहीं आया, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को जाल में फंसता देख रहा हो। मेरे परिवार की बहुत सी चीजें चोरी होती रहती हैं सनी। इसका मतलब ये नहीं कि चोर मैं हूं। मुझ पर इल्जाम लगाना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ये धमकी थी, साफ और सीधी। मेरा फ्लॉ सक्रिय हुआ। तुम मुझे डरा रहे हो, लेकिन डरपोक लोग ही सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो वार पीठ पीछे करते हैं। कुणाल मेरे करीब आया। वो मुझसे लंबा था। साबित करो, उसने फुसफुसाया। अगर सबूत नहीं तो अपनी जबान बंद रखो, वरना अगली बार राक्षस दीवार पर नहीं तुम्हारे कमरे में आएंगे। वो चला गया। मैं वहां खड़ा रहा। उसने इनकार नहीं किया, उसने सफाई नहीं दी, उसने बस धमकी दी। ये वही है। मुझे यकीन हो गया, यही वो गद्दार है। लेकिन उसे पकड़ना आसान नहीं था। वो मुझसे तेज था, ताकतवर था, और उसके पास रईस होने का कवच था। अगर मैंने मास्टर रोका को बताया तो वो सबूत मांगेंगे, और कुणाल आसानी से कह देगा कि चिप चोरी हो गई थी। मुझे उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। शाम को हमारा जाल तैयार था। हमने अफवाह फैला दी थी कि नैना ने कातिल को पहचान लिया है, और वो रात को मास्टर रोका को रिपोर्ट करने वाली है। अगर कातिल कुणाल है तो वो नैना को रिपोर्ट करने से पहले रोकने की कोशिश करेगा। रात का वक्त। नैना शहर के एक सुनसान पार्क में बेंच पर बैठी थी। वो अकेली लग रही थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। कबीर पास की एक छत पर अपने धनुष के साथ छिपा था। काशवी अपनी सुरक्षित कमरे से अपनी दृष्टि से निगरानी कर रही थी, और मैं नैना की परछाई में छिपा हुआ था। शाब्दिक रूप से मैंने अपनी नई एबिलिटी का इस्तेमाल किया, शैडो स्टेप। मैं अपनी भौतिक देह को परछाई में नहीं बदल सकता था, लेकिन मैं अंधेरे में इतना घुल मिल सकता था कि कोई मुझे देख नहीं सकता था। मैं नैना के पीछे बेंच के नीचे दुबका हुआ था। सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज। 1 घंटा बीता। क्या वो आएगा? मैंने सोचा। कुणाल होशियार है, शायद उसे पता है ये जाल है। तभी कबीर का सिग्नल आया, एक हल्की सी सीटी जो सिर्फ हम सुन सकते थे। कोई आ रहा है। सामने से नहीं, पीछे से नहीं, ऊपर से। आसमान से कुछ नीचे गिर रहा था। कोई आवाज नहीं, कोई हवा नहीं। नैना ने ऊपर नहीं देखा। उसने बस अपनी तलवार उठाई और उसे अपने सिर के ऊपर तान दिया। क्लैंग। हवा में चिंगारियां फूटी। एक अदृश्य हथियार नैना की तलवार से टकराया था। हमलावर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि जिस बेंच पर नैना बैठी थी वो चकनाचूर हो गई। नैना घुटनों के बल जमीन पर आ गई, लेकिन उसने वार को रोक लिया। अब नैना चिल्लाई। कबीर ने छत से 3 तीर चलाए। तीनों तीर उस अदृश्य आकृति की तरफ गए, लेकिन वो आकृति गायब हो गई। वो वहां से हट चुकी थी। इतनी तेज कि तीरों ने सिर्फ हवा को भेदा। सनी, नैना ने इशारा किया। मैं बेंच के मलबे से बाहर निकला। मेरी परछाई ने मुझे बताया, दुश्मन नैना के दाईं तरफ है और वो दूसरा वार करने वाला है। मैंने अपनी मिडनाइट शार्ट को अपनी परछाई से लपेटा, शैडो ऑगमेंटेशन, और मैंने खाली हवा में तलवार चलाई। स्लैश। मेरी तलवार किसी चीज से टकराई। खून की एक धार हवा में प्रकट हुई। दुश्मन ने दर्द में एक आवाज निकाली। उसका कैमोफ्लाज हिल गया। 1 सेकंड के लिए हमें एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वही काले कपड़े, वही मास्क, लेकिन इस बार मैंने उसकी आंखों को देखा। वो आंखें शांत थीं, उनमें कोई घबराहट नहीं थी, बिल्कुल कुणाल जैसी आंखें। मैंने कहा था ना, कातिल की आवाज आई। ये आवाज मशीनी थी, शायद मास्क की वजह से बदली हुई। साबित करो। और फिर वो फट पड़ा। नहीं, बम की तरह नहीं, वो रफ्तार में फट पड़ा। उसने अपनी रफ्तार इतनी तेज कर दी कि वो एक धुंध बन गया। उसने एक ही सेकंड में मुझ पर 10 वार किए। खच 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 खच। मेरे कवच पर चीरे लग गए, खून बहने लगा। मैं देख भी नहीं पा रहा था कि हमले कहाँ से आ रहे हैं। नैना मदद के लिए आई, लेकिन वो उसे भी चकमा दे रहा था। ये रफ्तार थी, शुद्ध रफ्तार। सनी और नैना दोनों मिलकर भी उसे छू नहीं पा रहे थे। हम हार रहे हैं। मेरे दिमाग ने चेतावनी दी, ये कुणाल है और ये अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा है। तभी काशवी की आवाज हमारे ईयरपीस में गूंजी। उसके पैर, सनी, उसके पैर जमीन पर टिक नहीं रहे। वो फिसलन कम कर रहा है। मुझे समझ आ गया, अगर वो तेज है तो मुझे उसे धीमा करना होगा। मैं उसे पकड़ नहीं सकता, लेकिन मेरी परछाई। मैंने चिल्लाकर कहा, कबीर, फ्लैशबैंग। कबीर ने एक खास तीर छोड़ा। वो तीर हमारे बीच आकर फट गया। बूम।
तेज सफेद रोशनी ने पूरे पार्क को नहला दिया। अचानक हुई रोशनी से कातिल की परछाई जमीन पर एकदम गहरी और साफ बन गई। पकड़ा गया। मैंने अपनी परछाई को आदेश दिया। मेरी परछाई ने कातिल की परछाई के पैरों को जकड़ लिया। शैडो होल्ड। कातिल, जो बिजली की रफ्तार से भाग रहा था, अचानक रुक गया, जैसे किसी ने दौड़ते हुए घोड़े की लगाम खींच दी हो। वो मुंह के बल जमीन पर गिरा। नैना और मैंने एक साथ छलांग लगाई। हमारी तलवारें उसकी गर्दन पर थीं। खेल खत्म, मैंने हाफते हुए कहा। अब मास्क उतारो कुणाल। कातिल जमीन पर पड़ा था। उसकी परछाई जकड़ी हुई थी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। सरेंडर करने के लिए? नहीं। उसने अपनी उंगलियों से एक चुटकी बजाई। क्लिक। और फिर उसका शरीर राख बनकर बिखर गया। वहां कोई इंसान नहीं था। वहां सिर्फ एक काला लबादा और एक टूटी हुई लकड़ी की गुड़िया पड़ी थी। नैना और मैं सन्न रह गए। ये क्या है? नैना ने पूछा। मैंने उस लकड़ी की गुड़िया को उठाया। ये एक ईको है, मैंने महसूस किया। या कोई कठपुतली एबिलिटी। हम किसी इंसान से नहीं लड़ रहे थे, हम किसी के खिलौने से लड़ रहे थे। और अगर ये खिलौना इतना ताकतवर था तो इसका मालिक कितना ताकतवर होगा? और असली कुणाल कहाँ है? तभी पार्क के दूसरे छोर से तालियों की आवाज़ आई। क्लैप क्लैप क्लैप। अंधेरे से कुणाल बाहर निकला। वो अपनी ट्रेनिंग यूनिफॉर्म में था, पसीने से भीगा हुआ, जैसे वो अभी अभी दौड़ कर आया हो। बहुत बढ़िया प्रदर्शन तुम लोगों का, कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम लोगों ने मेरे स्काउट को हरा दिया। मुझे लगा नहीं था तुम कर पाओगे। तो तुम मानते हो? नैना ने अपनी तलवार तानी। ये तुम्हारा था? नहीं, कुणाल ने सिर हिलाया। ये मेरा नहीं था, ये उसका था जिसे मैं ढूंढ रहा था। मैं भी उसी कातिल का पीछा कर रहा था सनी, और तुमने अभी अभी मेरा एकमात्र सुराग नष्ट कर दिया। वो झूठ बोल रहा था या सच? उसकी टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि शक और गहरा हो गया। तुम बहुत शातिर हो सनी। कुणाल मेरे पास आया और मेरे हाथ से वो टूटी हुई गुड़िया ले ली। सावधान रहना सनी, इस एकेडमी में जो दिखता है वो सच नहीं होता, और कभी कभी असली गद्दार वो होता है जो सबसे ज्यादा वफादार दिखता है। वो चला गया। हम तीनों वहां खड़े रहे, घायल, थके हुए और कंफ्यूज्ड। हमने लड़ाई तो जीत ली थी, लेकिन हम युद्ध हार रहे थे। सनी का जाल काम कर गया, लेकिन मछली जाल तोड़कर भाग गई, या शायद वो मछली कभी जाल में थी ही नहीं। कुणाल ने खुद को बचा लिया है, लेकिन क्या वो सच बोल रहा है या ये उसकी एक और चाल है? और वो गुड़िया, अगर वो सिर्फ एक खिलौना थी तो असली खिलाड़ी कौन है? रहस्य सुलझने के बजाय और उलझ गया है। और अब फाइनल टेस्ट का वक्त आ रहा है। जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, परछाई, द शैडो स्लेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए एस वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त कहानी के साथ।